Assalamualaikum students, my name is Haneen Fatma Kirmani and I am a subject specialist in biology. Today we are going to start a topic. Our main topic is locomotion and skeleton of vertebrates, but we have many subtopics. Locomotion in amphibians, locomotion in reptiles, locomotion in air, locomotion in mammals, and another major subtopic that is evolutionary changes in arrangement of bones. So starting with our topic, that is locomotion in amphibians. बेटा एम्फीबियंस कौन से एनिमल्स होते हैं? एम्फीबियंस वो एनिमल्स होते हैं जो कि लैंड और वाटर दोनों एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर सकें. इनको एम्फीबियंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये माइग्रेट तो कर चुके होते हैं लैंड पे, मगर अपनी रिप्रोडक्शन के लिए इनको वाटर की तरफ दोबारा जाना पड़ता है क्योंकि इनके एग्स जो है वो वाटर के अंदर ही ले करके जो हैचिंग वो वाटर के अंदर ही होती. अब इसी वजह से इनको एम्फीबियंस कहा जाता है. अब इस एक मेजर एवोल्यूशनरी अरेंजमेंट की वजह से ये एम्फीबियंस जो हैं इनकी जर्नल बॉडी टाइप जो होती है वो फिश लाइक होती है. इसके साथ साथ ये एम्फीबियंस दो किस्म की लोकोमोशन शो करते हैं क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं वाटर प्लस लैंड. तो वाटर प्लस लैंड होने की वजह से ये एम्फीबियंस की एवोल्यूशनरी चेंजेस उनके हिसाब से होती हैं. अब दो किस्म की लोकोमोशन किस तरीके से होती है? पहली, ये अपनी बॉडी को जो है रिगल करते हैं ऑन बेली. रिगलिंग का मतलब होता है जिग जैग मूव करना. अगर आप अपने स्क्रीन पे देखें तो आपकी ये जो आपको नजर आ रहा है ये एक एम्फीबियन है, इसको हम कहते हैं सिसिलियन. इसका ये जो एम्फीबियन है ये अपनी बॉडी को रिगल करता है बैली के ऊपर और उस बैली से ये ऐसे मूव करता है, ऐसा लगता है कि ये स्विम कर रहा है ऑन लैंड. इसकी जो है इसकी हेड के साथ ही दो स्मॉल लेग्स होती हैं जो कि अक्सर इतनी माइन्यूट होती हैं कि वो नजर नहीं आती. वो बेरली टच करती हैं जमीन के ऊपर और ये रिगल करता है ऑन लैंड. दूसरी इनकी लोकोमोशन क्या है? दूसरी लोकोमोशन के अंदर ये होती है कि अपनी लेग्स के साथ प्रोपेल करते हैं. मीन्स कि कभी आपने मेंढक को उछलते हुए देखा है? उसी तरीके से मेंढक जब उछलता है तो जो उसकी फोर लिम्स है वो उसको प्रोपेल करती हैं, मीन्स कि थोड़ा सा बिल्कुल टच करती हैं लैंड के ऊपर और उसके बाद उससे प्रोपेल करके वो मूव करता है अपवर्ड, जिसमें उसकी हाइंड लिम्स जो है उसको जंप करने में आसानी देती है. जिस तरह ये फ्रॉग्स और जो टोड्स वगैरह होते हैं उनको हम कहते हैं एन्यूरैंस. एन्यूरैंस जो है ये इनके अंदर जो इनके मसल्स होते हैं, एक्सटेंसिव मसल्स ऑफ हाइंड लिम्स, ये जो है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो एक्सटेंसिव मसल्स जो हैं वो उनको हेल्प करते हैं टू हॉप ऑन द लैंड. मीन्स के उनको जो है हॉपिंग में यानी जंपिंग में आसानी देते हैं. इसके साथ साथ ये एक्सटेंसिव मसल्स जो हैं उनको स्विमिंग में भी हेल्प करते हैं. जो फोर लिम्स और हाइंड लिम्स के एक्सटेंसिव मसल्स हैं वो इनको स्विमिंग में आसानी देते हैं. मीन्स कि उनको स्विम करने में ये मदद देते हैं. हम आते हैं लोकोमोशन इन रेप्टाइल्स की तरफ. अब क्योंकि रेप्टाइल्स जो हैं उन्होंने फुली अडेप्ट कर लिया होता है टुवर्ड्स लैंड, तो उनकी फुली अडेप्टेशन टुवर्ड्स लैंड की वजह से इनकी लोकोमोशन में स्ट्राइकिंग डिफरेंस आता है एज कंपेयर टू एम्फीबियंस. अब एम्फीबियंस की जब हमने बात की थी तो एम्फीबियंस में मैंने आपको बताया था कि लैंड एंड वाटर दोनों एनवायरनमेंट में उन्होंने मूव करना होता है, तो उसकी वजह से उनको दोनों एनवायरनमेंट के लिहाज से अडेप्ट करना होता है. मगर अब क्योंकि रेप्टाइल्स जो हैं दे आर फुली अडेप्टेड ऑन लैंड, तो उसकी वजह से इनका लोकोमोशन स्टाइल जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है. सबसे पहले अगर हम बात करें तो इनके स्केलेटन जो है उसकी अडेप्टेशंस हो चुकी होती हैं. इस तरह की अडेप्टेशंस जो कि उनको वॉकिंग और रनिंग में ज़्यादा हेल्प करती हैं. साथ साथ इनके स्केलेटन में एक और जो अडेप्टेशन ये होती है कि इनका स्केलेटन जो है वो ऑसिफाइड हो चुका होता है. ऑसिफिकेशन का मतलब होता है कि इनके बोन्स जो हैं उनमें कैल्शियम जो है वो फिल हो चुका होता है. मींस कि इनकी जो इनका जो स्केलेटन का स्ट्रक्चर है वो बोनी हो चुका होता है. मींस कि इनके स्केलेटन में कैल्सिफाइड बोन्स प्रेजेंट होती हैं. अब ये कैल्सिफाइड बोन्स जो हैं वो ज्यादा अच्छी तरीके से हेल्प करती हैं इन रनिंग एंड वॉक. इसके साथ साथ इनके अंदर जो है वो सर्वाइकल वर्टिब्री होती है. अगर आप स्क्रीन की तरफ देखें इसमें ये जो वर्टिब्री है
ये वाली जो बिल्कुल नेक के साथ जो हेड को जोड़ती है, इसमें दो वर्टिब्रीज होती हैं, एक वर्टिब्री एक्सिस होती है और एक वर्टिब्री एटलस होती है। ये दोनों मिल के बनाती हैं सर्वाइकल वर्टिब्री, और ये सर्वाइकल वर्टिब्री जो है ये इस तरीके से अरेंज होती हैं इनकी बॉडी में कि ये पूरी हेड रोटेशन देती हैं। अगर आप देखें तो आपने अगर नोट किया हो तो लिजर्ड्स जो हैं वो अपना हेड पूरा लिफ्ट कर लेती हैं, वॉल के ऊपर खड़ी हुई होती हैं तो अपना पूरा हेड लिफ्ट कर लेती हैं और उस हेड को रोटेट कर सकती हैं। तो इस रोटेशन को जो है हम कहते हैं ये रोटेशनल मोमेंट होती है, और ये रोटेशनल मोमेंट जो है ये इस वजह से आती है क्योंकि ये सर्वाइकल वर्टिब्रीज एटलस एंड एक्सिस ये जो है ये फुली इनको रोटेट करने में, यानी ये इस तरीके से अरेंज होती है कि ये हेड को लिफ्ट करके रोटेट कर सके। इसके बाद एक और किस्म की मोमेंट होती है जो स्नेक की मोमेंट्स होती हैं, उसमें इनकी रिब्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड होती हैं। जो स्नेक के अंदर रिब्स होती हैं वो बेली मसल्स के साथ अटैच होती हैं, और वो बेली मसल्स के साथ अटैच होने के साथ ये स्नेक को लैंड के ऊपर रिगल करने में आसानी देती हैं। मीन्स के स्नेक की जो मूवमेंट्स होती हैं जिसमें हम कहते हैं कि स्नेक जो है वो रेंग सकता है लैंड के ऊपर, उसके लिए जो रिब्स हैं ये इस तरीके से मॉडिफाइड होती है। रिब्स जो है वो बेली मसल्स के साथ अटैच कर लेती हैं और बेली मसल्स के साथ अटैच होकर मूवमेंट में आसानी देती हैं। अब अगर हम रेप्टाइल्स के एंसेस्टर की बात करें जो कि जिनको हम कहते थे डायनासोर्स, उनसे इवॉल्व हुए हैं। तो जो प्री हिस्टोरिक रेप्टाइल्स थे दे वर बाइपेडल्स। बाइपेडल्स का मतलब ये है कि ये अपनी हाइंड लेग्स पे मूव कर सकते थे। अब इनकी बाइपेडल होने की वजह से इनको जो था इनका पेल्विस नैरो होता था, और पेल्विस नैरो होने की वजह से अब आप ये देखिए यहाँ पर एक डायनासोर की पिक्चर है, ये पेल्विस नैरो होता था और पेल्विस नैरो होने के साथ साथ एक हैवी टेल पीछे एक्सटेंड करती थी जो कि बैलेंस देती थी, क्योंकि पेल्विस जब नैरो है तो पेल्विस हाइंड लेग्स को सपोर्ट कर रहा है, और अगर पेल्विस नैरो है और पीछे हैवी टेल नहीं होगी तो ये जो है ये पीछे की तरफ गिर जाएंगे। इसलिए बैक साइड पे इनको बैलेंस देने के लिए एक हैवी टेल मौजूद होती थी जिसकी वजह से ये बाइपेडल्स बन सकते थे, और बाइपेडल्स होने के साथ साथ ये आराम से मूव कर सकते थे लैंड के ऊपर। अब इनके हाइंड लेग्स पे मूव करने की वजह से इनकी जो फोर लिम्स थे वो फ्री हो जाते थे फॉर कैप्चरिंग द प्रे, और इन सम काइंड ऑफ डायनासोर्स उनकी जो थे ये फोर लिम्स मॉडिफाइड हो जाते थे इनटू विंग्स जिसमें वो उड़ सकते थे। अब बेटा हम बात करते हैं लोकोमोशन बर्ड्स में। अभी हमने रेप्टाइल्स एंसेस्टर्स की बात की, तो रेप्टाइल्स एंसेस्टर्स में मैंने आपको कहा कि कुछ रेप्टाइल्स एंसेस्टर्स जो थे उनके फोर लिम्स विंग्स में मॉडिफाई हो जाते थे और वो उड़ सकते थे। अब इसी तरीके से बर्ड्स की अगर लोकोमोशन की बात करें तो सबसे पहले बेटा बर्ड्स का स्केलेटन जो है वो इस तरीके से मॉडिफाइड होता है कि जो बर्ड्स की जो बोन्स हैं उनमें अगर आप देखें तो वाइड स्पेसेस मौजूद हैं। इधर आपके सामने स्केलेटन ऑफ बर्ड मौजूद है और इसमें अगर आप देखें तो वाइड स्पेसेस, लार्ज एयर स्पेसेस मौजूद हैं जिसकी वजह से बर्ड्स का जो स्केलेटन है वो लाइटर हो जाता है ताकि वो फ्लाइट ले सकें। इसके साथ साथ जो फोर लिम्स हैं दे आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स जिसमें पेक्टोरल मसल्स जो हैं वो इस तरीके से अटैच होते हैं कि वो विंग्स को अप एंड डाउन मूव कर सकें। इस पेक्टोरल मसल्स के अटैचमेंट के लिए अब जो स्टर्नम है वो मॉडिफाइड हो जाती है कील में। अगर आप ये ब्लू पार्ट देखें, ये जो ब्लू पार्ट है इट इज द कील पार्ट। ये जो है ये स्टर्नम के साथ ऐसी मॉडिफिकेशन है जिसमें अगर आप ये देखें ये स्टर्नम की बोन्स है और ये मॉडिफाइड कील है। ये स्टर्नम की बोन्स इनके साथ जो है ऐसे पेक्टोरल मसल्स अटैच होते हैं जो कि विंग्स को कंट्रोल कर पाते हैं ताकि विंग्स को अप एंड डाउन फ्लैप करने में आसानी दे सके। अब इसके साथ साथ इनकी बॉडी जो है इट इज स्ट्रीमलाइन। फेदर्स जो है इनकी बॉडी पे इस तरीके से मौजूद होते हैं कि इन्होंने फेदर्स ने पूरी बॉडी को कवर किया हुआ होता है। अब फेदर्स की कवरिंग, एक तो ये कि फेदर्स की अलाइनमेंट इस तरीके से होती है कि जब वो फ्लाइट लें तो इनकी बॉडी जो है इसकी फ्लाइट में वो हिंड्रेंस ना पैदा करें, मींस कि ये एयर के साथ ही जो है वो फ्लैट हो जाए ताकि फ्लाइट में इनकी आसानी हो, तभी स्ट्रीमलाइन बॉडी कहते हैं।
दूसरी फेदर्स की जो है वो अडेप्टेशन इस तरीके से होती है कि फेदर्स पूरी बॉडी को कवर करते हैं। इस फेदर्स की कवरिंग की वजह से जो बॉडी हीट जनरेट होती है, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होनी होती है, वो बॉडी के अंदर कंजर्व रह सके, ताकि जितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो वो यूज हो सके फ्लाइट के अंदर। अब बेटा फ्लाइट की जब हम बात करें तो बर्ड्स दो किस्म की फ्लाइट लेती हैं। सबसे पहली फ्लाइट, इसको हम कहते हैं पैसिव फ्लाइट। पैसिव फ्लाइट क्या होती है बेटा? बर्ड्स की जो विंग्स हैं वो एरोफिल्स के तौर पे एक्ट करते हैं। एरोफिल्स क्या होते हैं बेटा? एरोफिल्स जो हैं वो ऐसी स्मूथ सरफेसेस होती हैं जो कि एयर को इस एंगल में ला सके ताकि एयर स्ट्रीम का एंगल बन सके। मींस कि एयर स्ट्रीम का एंगल इस तरीके से बन सके कि जब बर्ड्स फ्लाइट लें तो उनको अपनी ज्यादा एनर्जी यूज करनी पड़े और वो अपनी उसी एनर्जी के अंदर अंदर जो है वो ज्यादा हाइट पे फ्लाई कर जाए। अब इसमें क्या होता है कि एयर जो फ्लो होती है, एयर का फ्लो इस तरीके से होता है कि एयर मैक्सिमम लिफ्ट प्रोवाइड करती है। एयर का फ्लो इस एंगल में होता है कि वो मैक्सिमम लिफ्ट प्रोवाइड कर सके, जिसकी वजह से रिलेटिव एयर स्ट्रीम बनती है एंड बर्ड जो है वो विदाउट एक्सपेंडिंग एनी एनर्जी वो एयर में फ्लाइट कर लेते। इस तरह की फ्लाइट किन बर्ड्स में मौजूद होती है? इस तरह की फ्लाइट आपने कभी ईगल को फ्लाई करते हुए देखा है? ईगल के अंदर इस तरह की फ्लाइट होती है कि ईगल जो है विदाउट फ्लैपिंग इट्स विंग्स वो ज्यादा देर तक जो है वो हवा में रह सकती है। इसमें क्या होता है कि बेटा यहाँ पर आप ये विंग्स देखें, ये विंग्स जो है इनकी एक्सटेंशन होती है। इन एक्सटेंशंस में अब आप ये देखें कि इन एक्सटेंशंस जो हैं इनकी इस तरीके से बनती हैं कि एयर जो है वो बीनीथ द विंग इस तरीके का एयर स्ट्रीम पैदा करती है कि वो फ्लाइट में उनको आसानी दे सके। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्लाइट की तरफ, जिसको हम कहते हैं एक्टिव फ्लाइट। एक्टिव फ्लाइट में बेटा, एक्टिव फ्लाइट में एयर जो है वो लिटिल और नो सपोर्ट प्रोवाइड करती है। मींस के एयर से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा होता। विंग्स को पूरा एयर करंट को इस तरीके से लाना पड़ता है विंग्स को ताकि वो सपोर्ट दे सके। यानी जो अपवर्ड करंट के लिए जो एयर से सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा होता। अब इसमें बेटा क्या होता है कि बर्ड्स जो हैं वो अपने विंग्स को इस तरीके से, कि अपनी स्क्रीन पे अपने डायग्राम्स में देखिए कि बर्ड्स जो हैं वो अपनी विंग्स को इस तरीके से फ्लैप करती हैं। ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लैपिंग है। ये फ्लैपिंग्स जो है इसकी वजह से क्या होता है कि जो अपर सरफेस होती है वो कर्व्ड हो जाती है और कर्व होने की वजह से लोअर सरफेस की तरफ जो है वो एयर फ्लो ज्यादा आ जाता है। जब लोअर सरफेस की तरफ एयर फ्लो ज्यादा आ जाता है तो उसके ऊपर जो टॉप पे जो एयर प्रेशर बनना होता है, टॉप ऑफ द विंग जो एयर प्रेशर बनना होता है वो टॉप की तरफ नहीं बनता बल्कि बिलो द विंग बनता है, जिसकी वजह से एयर जो है वो एक करंट प्रोवाइड करती है जिससे विंग्स से जो है वो अपना अपलिफ्ट हो सके। तो इसलिए जो है यानी यहाँ पर जो है एयर प्रेशर को, बर्ड्स को अपने विंग्स की फ्लैपिंग से एयर प्रेशर को जो है वो इस तरीके से बनाना पड़ता है कि टॉप ऑफ द विंग एयर प्रेशर कम हो एंड बिलो द विंग एयर प्रेशर ज्यादा हो, जिससे फ्लाइट में मैक्सिमम आसानी हो सके। अब जब फ्लैपिंग होती है तो फ्लैपिंग की वजह से बर्ड्स को अपनी जो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, यानी अपनी बॉडी से एनर्जी देनी पड़ती है विंग्स की तरफ ताकि वो फ्लैप कर सके। इसलिए जो है इनको हम कहते हैं एक्टिव फ्लाइट। इसमें एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है ड्यू टू फ्लैपिंग ऑफ द विंग्स, जिसकी वजह से लिफ्ट जो है वो प्रोवाइड हो सके। अब जो है बेटा हम अपने आते हैं नेक्स्ट एनिमल की तरफ, दैट आर मैमल्स। अब मैमल्स जो हैं उनके अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैमल्स के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सपोर्ट एंड मूवमेंट पाया जाता है। जिस तरह हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स है, प्लेंटीग्रेड ग्रुप है, डिजिटिग्रेड ग्रुप है, अंग्लीगेट ग्रुप है। अब मैं आपको इन ग्रुप्स को अलग अलग मैं इनको एक्सप्लेन करती हूँ। प्लेंटीग्रेड्स जो है वो मैमल्स हैं जो अपनी सोल्स पे मूव करते हैं। सोल्स पे मूव करने का मतलब ये है कि पाम्स, रिस्ट एंड डिजिट्स ऑल रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड। इनमें अगर आप एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल में आ जाते हैं बेयर्स आ जाते हैं, एप्स आ जाते हैं, गोरिल्लाज आ जाते हैं या ह्यूमंस आ जाते हैं। अगर हम ह्यूमंस
की एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करूं तो ह्यूमंस में आप ये देखें कि हम अपने पूरे फुट को नीचे ग्राउंड पे रखते हैं, मींस कि हमारे पांचों डिजिट्स मींस हमारी पांचों उंगलियां फुट की, साथ में हमारे फुट का सोल और हमारा जो एंकल बनता है वो पूरा का पूरा जो है वो फुट के साथ रेस्ट करता है ऑन द ग्राउंड। तो ऐसे एनिमल्स जो कि अपने पाम, रिस्ट और डिजिट्स तीनों को जो है वो ग्राउंड पे रेस्ट करके चलते हैं, उनको हम कहते हैं प्लांटीग्रेड्स। नेक्स्ट आ जाते हैं डिजिटिग्रेड्स। डिजिटिग्रेड्स वो एनिमल्स हैं जिन जो कि अपने डिजिट्स पे मूव करते हैं। अब डिजिट्स पे किस तरीके से मूव करेंगे कि इनके जो होता है, इनकी जो फर्स्ट डिजिट होता है वो मोर और लेस रिड्यूस हो जाता है या कंप्लीटली लॉस हो जाता है। मींस कि इनका जो फर्स्ट डिजिट कौन सा होगा बेटा, टो जो है वो टोटली या तो बिल्कुल रिड्यूस हो जाता है या टोटली जो है वो रिमूव हो जाता है। ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं डिजिटिग्रेड्स। अब ये डिजिटिग्रेड्स क्योंकि ये अपने बिल्कुल डिजिट्स पे मूव करते हैं, सो दे कैन रन फास्टर देन प्लांटिग्रेड्स। और इनमें एग्जांपल्स अगर हम देखें तो एग्जांपल्स आ जाती हैं रैबिट, रोडेंट्स, कैट्स, डॉग्स, ये सब जो है ये डिजिटिग्रेड्स की एग्जांपल्स हैं। अगर आप डॉग्स, कैट्स या रैबिट्स को देखें तो इनके जो है ये अपने जो डिजिट्स होते हैं, मींस के इनका पाम जो है वो पूरे तरीके से रेस्ट नहीं करता ऑन द ग्राउंड, इनकी सिर्फ डिजिट्स जो है वो ग्राउंड पे रेस्ट करते हैं, इसलिए इनको हम नाम देते हैं डिजिटिग्रेड्स का। इसके बाद आ जाते हैं अंगुलीग्रेड्स। अंगुलीग्रेड्स बेटा वो एनिमल्स होते हैं जो कि अपने टिप्स ऑफ टोज, उनकी जो टिप्स ऑफ टोज हैं वो मॉडिफाई हुए होते हैं हूव्स में, उस पे मूव करते हैं। इन मैमल्स को हम कहते हैं अंगुलीग्रेड्स। अंगुलीग्रेड्स जो है इनकी स्विफ्ट लोकोमोशन होती है। स्विफ्ट लोकोमोशन क्यों होगी बेटा, क्योंकि ये सिर्फ टोज पे मूव करते हैं। तो टोज जो है और इनके टोज जो है दे आर मॉडिफाइड इनटू हूव्स, तो उसकी वजह से इनकी मूवमेंट जो होती है वो ज्यादा स्विफ्ट हो जाती है, ज्यादा तेज हो जाती है। अब इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं डियर, गोट, हॉर्स एक्सेट्रा। उनको अगर आप देखें तो उनकी जो हूव्स हैं, उनकी जो एंड्स होते हैं, उनकी जो लेग्स जो होती हैं, उनकी जो टिप्स हैं, अगर आप उनको देखें तो दे आर मॉडिफाइड इनटू हूव्स और ये अपने उन हूव्स पे मूव करते हैं, जिसकी वजह से जो है हम कहते हैं कि दीज आर स्विफ्ट इन मूवमेंट एंड दीज आर अंगुलीग्रेड्स। अब बेटा हम चलते हैं अपने लार्ज मेजर टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है एवोल्यूशनरी चेंजेस in the arrangement of bones and related mode of locomotion in major groups of vertebrates। अब बेटे जो मेजर ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स हैं उसमें एक चीज बड़ी कॉमन है, उसको हम कहते हैं कंपैरेटिव एनाटॉमी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनका जो बॉडी प्लान है वो कॉमन है। मींस कि जो स्केलेटन बना हुआ है वो बेसिक उसके जो स्केलेटन के पार्ट्स हैं उनमें वो तकरीबन वो सेम है, मगर उनके स्ट्रक्चर्स में थोड़ी बहुत डिफरेंस है। इसको हम कहते हैं कंपैरेटिव एनाटॉमी, या ये बॉडी प्लान है सारे वर्टिब्रेट्स का। अब इसकी वजह से जो हैबिटेट डिफरेंस है वो डिफरेंस पैदा कर सकती है उन सारी अरेंजमेंट ऑफ बोन्स में। जिस तरह जो हैबिटेट है वाटर की उसमें बोन अरेंजमेंट्स थोड़ी डिफरेंट होंगी, और जो हैबिटेट है लैंड की उसमें बोन अरेंजमेंट्स जो है वो डिफरेंट होंगी। तो इसको हम कह सकते हैं कि इसकी वजह से एक मेजर डाइवर्सिटी आती है, जिससे जो वर्टिब्रेट्स हैं वो लैंड, वाटर एंड एयर इन तीनों हैबिटेट्स को फुली ऑक्यूपाई कर सकते हैं। अब इसमें हम सबसे पहले देखते हैं जो फिश है, मीन्स के जो हमारी मेरीन फिशेस हैं वो किस तरीके से इसमें उनकी अरेंजमेंट क्या होती है, या वो किस तरीके से अपनी लोकोमोशन कर सकती है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो फिश है उसमें किस तरीके से मस्कुलर एंड स्केलेटन अरेंजमेंट होती है, जिसकी वजह से उनकी लोकोमोशन इफेक्टिव हो सकती है। इस लोकोमोशन को हम कहते हैं एस बैंड लोकोमोशन। एस बैंड लोकोमोशन क्यों कहेंगे? क्योंकि इनमें जो है इनमें ऑल्टरनेट मसल्स मौजूद होते हैं। अब ये ऑल्टरनेट मसल्स जो हैं इनमें एस बैंड बनता है। अगर आप अपनी स्क्रीन्स पे देखें तो ये जो मसल्स हैं ये पूरी बॉडी में फिश की प्रेजेंट होते हैं, और इनकी प्रेजेंस की वजह से ये एस बैंड बनाते हैं। अब इस एस बैंड की वजह से ये जो मसल्स हैं ये एंटीरियर एंड पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होते हैं। अब इनकी कॉन्ट्रैक्शन से एक लैशिंग मूवमेंट बनती है, जिसकी वजह से वाटर में ये फिश जो है ये आगे मूव कर पाती है। इन मसल्स से
कॉन्ट्रैक्शन होती है। इन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से एक लैशिंग मूवमेंट पैदा होती है और इन लैशिंग मूवमेंट्स की वजह से फिश जो है वो फॉरवर्ड मूव कर पाती है इन वाटर। अगर आपने मूवमेंट ऑफ फिशेस पढ़ा हो तो उसमें आपको पता होगा कि फिश जो है वो बैकवर्ड मूव नहीं कर सकती, दे कैन ऑलवेज मूव फॉरवर्ड। अब इस फॉरवर्ड मूवमेंट की वजह क्या है कि ये जो एस बैंड जो बने हुए होते हैं मसल्स, ये सिर्फ और सिर्फ एंटीरियर पोस्टीरियर बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हैं। इनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आगे की तरफ मूवमेंट होती है, इनकी कॉन्ट्रैक्शन बैकवर्ड मूवमेंट नहीं कर सकेगी। अब ये किन किन में प्रेजेंट होते हैं? मोस्टली शार्क एंड डॉग फिश में जो है इस तरह की मूवमेंट होती है। अब आते हैं हम एम्फीबियंस की तरफ और रेप्टाइल्स की तरफ। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स पे जो बॉडी मूवमेंट है उसको हम एस रिगल कहते हैं। एस रिगल क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आप एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में देखें तो उनकी साइड ऑफ बॉडी जो है उसमें लेग्स की इमर्जेंस होती है। अब जब लेग्स की इमर्जेंस साइड ऑफ बॉडी में होती है तो उसकी वजह से जिस तरीके से इनकी वॉकिंग होती है, जिस तरीके से ये वॉक करते हैं या जिस तरीके से इनका पैटर्न ऑफ वॉकिंग बनता है, वो जो है वो उसको हम कहते हैं एस रिगल। अब आ जाते हैं हम अपने हायर वर्टिब्रेट्स की तरफ। हायर वर्टिब्रेट्स में बेटा, क्योंकि अभी हमने बात की एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की, तो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में क्योंकि इमर्जेंस ऑफ लेग्स वो साइड ऑफ बॉडी है तो उसकी वजह से उनकी लोकोमोशन टोटली डिफरेंट होती है। मगर जब हायर वर्टिब्रेट्स की बात करें तो हायर वर्टिब्रेट्स में एक रीजन बनता है सैक्रल रीजन। सैक्रल रीजन कौन सा रीजन होता है? जहां पर उनका पेल्विक गिर्डल आकर मिलता है उनके वर्टिब्रल कॉलम की तरफ। अब पेल्विक गिर्डल जो है वो 3 बोन्स से मिलकर बनता है। 3 बोन्स कौन कौन सी हैं? इधर आप अपने डायग्राम में देखें तो इलियम, दूसरी बोन जो है वो इस्कियम है एंड थर्ड बोन जो है वो प्यूबिस है। अब इन तीनों बोन्स के मिलने से इलियम, इस्कियम एंड प्यूबिस, इनसे बनता है पेल्विक गिर्डल। अब पेल्विक गिर्डल जब बनता है, पेल्विक गिर्डल में एक लोकेशन बनती है इन तीनों बोन्स की जॉइंट होने से। अगर आप देखें तो ये इलियम, प्यूबिस एंड इस्कियम, इन तीनों की जॉइनिंग से एक जो है वो सर्कल बन रहा है जिसको हम कहते हैं एसिटिब्युलम। अब ये एसिटिब्युलम वो जगह है जहां पर फीमर आकर अटैच होता है, जहां पर हाइंड लिम्स में जो फीमर बोन है, जो थाई बोन जो बनती है उसको हम कहते हैं फीमर बोन, वो आकर लगती है और इधर बॉल इन सॉकेट जॉइंट बनता है। तो ये एसिटिब्युलम के साथ एसिटिब्युलम और फीमर मिल के जो है यहाँ पर एक जॉइंट बनाते हैं जिसको हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं और इसकी वजह से जो मैक्सिमम मूवमेंट है वो हाइंड लिम्स को मिलती है। तो इसलिए अब ये सैक्रल रीजन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेट्रापोड्स में। टेट्रापोड्स वो एनिमल्स जिनकी जो है वो 4 लिम्स होती हैं, 2 फोर लिम्स एंड 2 हाइंड लिम्स। अब ये जो है हाइंड लिम्स, क्योंकि हाइंड लिम्स सारा सपोर्ट इन लोकोमोशन देती हैं, तो इनका जो फॉर्मेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट इनकी फॉर्मेशन होती है। अब इसकी फॉर्मेशन क्या है कि इसकी फॉर्मेशन इलियम, इस्कियम एंड प्यूबिस मिलके पेल्विक गिर्डल बनाते हैं। पेल्विक गिर्डल सैक्रल रीजन्स में वर्टेब्रल कॉलम के साथ मिलता है एंड इलियम, इस्कियम एंड प्यूबिस जहां पर जुड़ते हैं वहां पे एसिटिब्युलम बनता है जहां पर फीमर लोकेट होता है। अब इसकी वजह से जो 4 एंड हाइंड लिम्स हैं इनको मैक्सिमम मूवमेंट मिलती है जैसा अभी मैंने बताया, एंड 4 एंड हाइंड लिम्ब की जो प्रॉपर स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी है वो तकरीबन सारे टेट्रापोड्स में सेम होती है। मींस कि अगर आप 4 लिम्स में देखें तो 4 लिम्स में ह्यूमरस होती है, ह्यूमरस के साथ रेडियस एंड अल्ना है, रेडियस एंड अल्ना के आगे जो है वो हैंड का पूरा स्ट्रक्चर बनता है। इसी तरीके से हाइंड लिम्स में फीमर है एंड फीमर के साथ टिबिया एंड फिबुला बनते हैं एंड टिबिया एंड फिबुला के आगे फुट रीजन जो कि एंकल जॉइंट से मिलता है वो बनता है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी है वो 4 एंड हाइंड लिम्ब की तकरीबन एक जैसी बनती है। अब मैमल्स में हम बात करें तो मैमल्स को हम कहते हैं पेंटाडिक्टाइल। सबसे पहले बेटा पेंटाडिक्टाइल क्या होते हैं ये आप समझ लें। पेंटाडिक्टाइल जो है वो एनिमल्स होते हैं जिनकी हैंड एंड फीट उनमें 5 फिंगर्स की फॉर्मेशन होती है। पेंटा मीन्स 5 एंड डेक्टाइल मीन्स फॉर्मेशन। तो पेंटाडिक्टाइल वो एनिमल्स जिनमें
5 फिंगर्स की फॉर्मेशन होती है, उनको हम पेंटाडिक्टाइल कहते हैं। अब मैमल्स की अगर हम बात करें तो मैमल्स सारे के सारे पेंटाडिक्टाइल होते हैं, और जैसा अभी मैंने आपको बताया कि हाइंड लिम्ब जो है वो सबसे इफेक्टिव सपोर्ट प्रोवाइड करती है एंड लोकोमोशन प्रोवाइड करती है। तो इसलिए हाइंड लिम्स जो है उनकी फॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है मैमल्स में। अब ये हाइंड लिम्स जो है ये रनिंग, वॉकिंग दोनों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब बेटा ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मोस्टली जो रनिंग मैमल्स होते हैं, मींस कि जब रन करना होता है मैमल्स ने, तो उनकी किस तरीके से ये हाइंड लिम्स उनको सपोर्ट करती हैं। उन इन हाइंड लिम्स के साथ साथ जो स्पाइन है वो भी सबसे बड़ा सपोर्ट मौजूद होती है। स्पाइन की आर्चिंग जो है वो फुल थ्रस्ट फोर्स देती है ताकि मैमल्स जो है वो भाग सके। इसके साथ साथ जो मैमल्स के मसल्स मौजूद हैं जो कि बैक से लेकर मीन्स के स्पाइन से लेकर उसके लेग्स तक जो मसल्स हैं उनकी ओरिएंटेशन इस तरीके से होती है कि जब आर्चिंग फुल थ्रस्ट देती है फॉर रनिंग तो उसके साथ साथ ये मसल्स जो हैं ये फुल सपोर्ट करते हैं ताकि वो ग्राउंड के ऊपर जो है वो इतना फोर्स डाल सके ताकि रनिंग पॉसिबल हो सके। जिसे हम मैमल्स को कहते हैं पेंटाडिक्टाइल, तो बर्ड्स को हम कहते हैं टेरोडिक्टाइल। टेरोडिक्टाइल इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो एंसेस्टर था टेरोसोरस उनसे ये आगे चली हैं, और टेरोसोरस वो डायनासोर था जिसकी विंग्स इवॉल्व हो चुके थे। टेरोसोरस हैड अ बीक और लॉन्ग नेक थी और साथ में उसके विंग्स थे, तो उनसे हमने इनका नाम दिया टेरोडिक्टाइल। टेरो मींस विंग्स एंड डिक्टाइल मींस अरेंजमेंट, या इसको जो है हम कह सकते हैं कि जो विंग्स की अरेंजमेंट होती है वो बर्ड्स में प्रेजेंट होती है, तो इसी हमने बर्ड्स का नाम दिया टेरोडिक्टाइल। अब बर्ड्स को जब हम टेरोडिक्टाइल कहते हैं तो इनकी विंग्स की होने की वजह से और इनकी फ्लाइट की वजह से इनमें किस तरह की अडेप्टेशंस आती हैं, क्योंकि फ्लाइट इन्होंने लेनी होती है तो फ्लाइट की अडेप्टेशंस डिफरेंट होंगी एज कंपेयर टू स्विमिंग एंड वॉकिंग। तो इसकी वजह से बर्ड्स में क्या क्या अरेंजमेंट्स आती हैं, क्या क्या अडेप्टेशंस आती हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एनलार्जमेंट ऑफ पेक्टोरल गिर्डल आ जाती है। किस तरीके से एनलार्जमेंट होती है कि पेक्टोरल गिर्डल जो इनका है, यानी यहाँ पर ये हिमरिस है और ये हिमरिस के साथ जो है यहाँ पर अगर आप देखें तो साथ में जो है स्टर्नम और जो क्लेविकल बोन्स हैं वो सारी मिलकर एक कील की फॉर्मेशन कर देती हैं। अब कील की फॉर्मेशन होने की वजह से जो फ्लाइट के मसल्स हैं, मींस कि यहाँ पर जो सुप्राकोरडियस टेंडन्स हैं ये जो है ये फ्लाइट के मसल्स के साथ अटैच हो जाते हैं और इसकी वजह से इनमें जो है वो पूरी पेक्टोरल गिर्डल की अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट हो जाती है। इसके साथ साथ पेक्टोरल गिर्डल की अरेंजमेंट के साथ साथ इनके अंदर सुप्राकोराकोइड मसल्स होते हैं। यहाँ पर जो सुप्राकोरडियस टेंडन्स हैं इनके साथ सुप्राकोराकोइड मसल्स अटैच होते हैं। ये सुप्राकोराकोइड मसल्स क्या करते हैं? ये सुप्राकोराकोइड मसल्स ह्यूमरस को मूव करते हैं जिसकी वजह से विंग्स जो हैं उनमें अपवर्ड एंड डाउनवर्ड स्ट्रोक आती है। जो विंग्स की मूवमेंट है उसको लाने के लिए सुप्राकोराकोइड मसल्स जो हैं वो काम करते हैं। इसके साथ साथ सुप्राकोराकोइड मसल्स के साथ साथ जो पूरा प्रोसेस बनता है मींस के स्केपुला एंड क्लेविकल, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो है ये आ जाती है क्लेविकल और इसके साथ यहाँ पर जो ह्यूमरस के पीछे है ये स्केपुला आ जाती है। इनके दरमियान ये जो एरिया बनता है इसको हम कहते हैं फोरामन ट्यूरिसम। फोरामन ट्यूरिसम जो है ये एक ऐसा अटैचमेंट दे देता है टेंडन्स को, सुप्राकोराकोइड टेंडन्स को, कि ये जो है ये आराम से विंग को जो है वो मूव कर सकते हैं। तो ये जो सारी अरेंजमेंट है यानी बर्ड्स की ये जो अडेप्टेशन है इसकी वजह से बर्ड्स जो है वो अपने विंग्स को ज़्यादा आसानी से मूव कर सकती हैं, यानी विंग्स की जो पूरी मूवमेंट है अप एंड डाउन उसको बड़े इफेक्टिवली ला सकती हैं। इसके साथ साथ
जो स्केलेटन में ओवरऑल चेंजेस आती हैं वो क्या आती हैं कि एक तो बोन्स में लार्ज स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं, फिर नंबर ऑफ बोन्स रिड्यूस हो गई है इनकी, मींस कि बहुत सारी बोन्स फ्यूज हो जाती है। अब आपके सामने स्टर्नम की एक जो है अरेंजमेंट मौजूद है। स्टर्नम को कील से जब अरेंज किया है तो उधर जो बोन्स, रिब्स की जो बोन्स थी वो काफी हद तक रिड्यूस हो चुकी हैं। तो बहुत सारी बोन्स इनकी बॉडी में जो है वो रिड्यूस हो जाती हैं, जिसकी वजह से एक पूरी की पूरी न्यू अरेंजमेंट आ जाती है। मींस के बर्ड्स में जो है वो न्यू अरेंजमेंट हो जाती है बोन्स की, जो कि एक बहुत बड़ी अडेप्टेशन है फॉर फ्लाइट। इसके साथ साथ बर्ड्स की जो विंग्स हैं उनकी शेप वो भी बहुत इन्फ्लुएंस करती है टाइप ऑफ फ्लाइट पे, क्योंकि बर्ड्स की जो विंग्स हैं उन्होंने अभी जैसे शुरू में मैंने आपको बताया कि जो फेदर्स की अरेंजमेंट होती है विंग्स के ऊपर वो बहुत इफेक्टिव होती है कि किस किस्म की फ्लाइट बर्ड्स देती हैं। तो इसकी वजह से अरेंजमेंट ऑफ विंग्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर द फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। इसमें अगर देखें तो लॉन्ग एंड नैरो विंग्स जो है वो ग्लाइडिंग के लिए होते हैं, जैसा सीगल या सी बर्ड्स के होते हैं। अब सीगल और सी बर्ड्स क्योंकि ऐसी जगह पे प्रेजेंट होती हैं जहां पर उनको सी ब्रीज बहुत आराम से अवेलेबल होती है। अब सी ब्रीज की एक इंपॉर्टेंस क्या है कि सी ब्रीज जो है वो एक इतनी इतनी स्पीड पे हवा होती है कि वो आराम से फ्लाइट बर्ड को दे देती है। तो अब उस फ्लाइट में क्योंकि वो ग्लाइड कर सकती हैं, उनको बार बार फ्लैपिंग ऑफ विंग्स की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए उनकी विंग्स की अरेंजमेंट क्या है कि दे आर लॉन्ग एंड नैरो। तो अब इससे शेप क्या, इनकी विंग्स की शेप क्या है, दैट इज दे आर लॉन्ग एंड नैरो। अब लॉन्ग एंड नैरो होने की वजह से ये बड़े आराम से जो है वो अपना हवा में ग्लाइड कर सकती हैं। मींस कि इनको बार बार फ्लैप नहीं करना होता। अगर बार बार फ्लैप करना होता तो लॉन्ग एंड नैरो विंग्स को फ्लैप करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत प्रोवाइड होती है। इस वजह से जब इनको लॉन्ग एंड नैरो विंग्स है तो ये आराम से उसको बगैर फ्लैप किए उस सी ब्रीज के जो है वो साथ साथ वो ग्लाइड कर सकती हैं। इसके बाद शॉर्ट ब्रॉड विंग्स, जैसा गार्डन बर्ड्स के, जैसा ये जो आम बर्ड्स हमें नजर आती हैं उनकी शॉर्ट एंड ब्रॉड विंग्स होते हैं। अब ये शॉर्ट एंड ब्रॉड विंग्स क्यों होते हैं? क्योंकि इन्होंने फ्लाइट के लिए फ्लैप करना होता है। क्योंकि अब ये देखिए कि जो बर्ड्स हैं उनको एनर्जी यहाँ पर प्रोवाइड करनी होती है, उनको ज्यादा हवा से एनर्जी नहीं मिल रही होती, उनको हवा को अपने विंग्स के अरेंजमेंट के साथ उनको लाना पड़ता है फ्लाइट के लिए। तो इसलिए जो है फ्लैपिंग ऑफ विंग्स जो होती है उसकी वजह से ये शॉर्ट एंड ब्रॉड विंग्स हैं। अब ये शॉर्ट एंड ब्रॉड विंग्स जो है वो फ्लैप एक तो बड़ा इफेक्टिवली कर लेते हैं, दूसरा इनको उतनी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती जितनी एक एनर्जी चाहिए होती है बर्ड्स को अपना फ्लैप करने के लिए विंग्स को। तो इसलिए ये कम एनर्जी में ज्यादा जो है वो फ्लाइट प्रोवाइड कर देते हैं, इसलिए ये शॉर्ट एंड ब्रॉड विंग्स जो हैं वो गार्डन बर्ड्स के होते हैं। फिर अगर हम बैट्स की बात करें, क्योंकि बैट्स एक ऐसे यूनिक मैमल्स हैं जो कि फ्लाई करते हैं, तो बैट्स की अगर बात करें तो बैट्स की जो विंग्स हैं उनकी बोन्स बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। उनकी बोन्स की जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। अगर आप बैट्स की अगर देखें तो बैट्स की जो बोन्स की अरेंजमेंट है वो ऑलमोस्ट हमारे हैंड की अरेंजमेंट जैसी ही होती है। उनमें कुछ बोन्स जो है वो रिड्यूस हो जाती हैं, कुछ बोन्स बिल्कुल लूज हो जाती हैं और उनकी अरेंजमेंट जो वो डिफरेंट होती है और उनका फ्लाइट पैटर्न भी जो है वो अपनी बोन्स के अरेंजमेंट के साथ साथ डिफरेंट होता है। अब अगर हम आज के पूरे जो लेक्चर है उसको रिकैप करें तो आज हमने देखा कि लोकोमोशन एंड स्केलेटन इन वर्टिब्रेट्स कैसा होता है, लोकोमोशन इन एम्फिबियंस कैसी होती है, लोकोमोशन इन रेप्टाइल्स कैसे होते हैं, लोकोमोशन इन एयर कैसी होती है एंड लोकोमोशन इन मैमल्स कैसे होते हैं। फिर लोकोमोशन इन मैमल्स में हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैमल्स भी पढ़े, जिसमें प्लांटिग्रेट आ गए, डिजिटिग्रेट आ गए, एंग्लीग्रेट्स आ गए। फिर हमने एवोल्यूशनरी चेंजेस पढ़ी कि बोन्स की अरेंजमेंट के साथ साथ किस तरीके से एवोल्यूशनरी चेंजेस आई और कैसे लोकोमोशन पैटर्न जो था वो वर्टिब्रेट्स का चेंज होता गया इन मेजर वर्टिब्रेट ग्रुप्स। बेटा आई होप आज का आपको जो है वो लेक्चर अच्छा लगा होगा। खुदा हाफिज, स्टे होम एंड स्टे सेफ।